किसान किस कदर मजबूर थे, अंग्रेज उस पर किस तरह का अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, इसका पता इस बात से लगता है कि फरीदकोट के मजिस्ट्रेट बेलागतूर ने कमीशन के समक्ष अपनी गवाही में कहा था कि नील की एक भी ऐसी डिबिया इंग्लैंड नहीं पहुंचती जो इंसान के खून से रंगीन नहीं हो। ठीक ऐसी ही हालात तब चंपारण में भी थी, जिस पृष्ठभूमि पर सत्याग्रह आंदोलन का इतिहास लिखा गया। गुलाम भारत के इस बीभत्स अध्याय की शुरुआत यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ हो गई। व्यापारी अंग्रेज की नजर जैसे ही चंपारण की उपजाऊ जमीन पर पड़ी, वे इसे अपने व्यापार की कामधेनु बनाने की जद्दोजहद में लग गए। चतुर अंग्रेजों ने यहां के जमींदारों से चंद रोजा ठेका पर जमीन लेकर गन्ने के साथ साथ छिटफुट नील की खेती करना आरंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की बड़ी कीमत का सब्जबाग दिखाकर यहां के किसानों को मुफीद कर लिया। फिर शुरू हुई नील की खेती की त्रासद कहानी। अमीर अंग्रेजों ने यहाँ के गरीब किसानों को नील की खेती के लिए दादनी देकर असामीवार खेती कराना शुरू कर दिया। दादनी के कर्ज तले दबे किसानों की जमीन रेहन पड़ती चली गई और किसान असामी व रैयत होते चले गए। नतीजतन अब अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह काम करने वाले किसान बीघे में 5 कट्ठा अनिवार्य नील की खेती करने के लिए विवश थे और इनकी उपजाऊ जमीन नील की स्याह चादर में समा गई और 19वीं शताब्दी के आरंभ से मध्य तक आते आते यहां दर्जनों नील के कारखाने स्थापित हो गए। किंतु नील की दुष्कर खेती एवं कारखाने में जी तोड़ मेहनत से बेहाल किसानों व रैयतों को अब अंग्रेजों की नीयत एवं नील की खेती का दुष्परिणाम समझ में आने लगा। वे नील की खेती से अपने बंजर होते खेतों को बचाने के लिए जागरूक होने लगे। फलतः नील की खेती के विरोध का स्वर प्रस्फुटित हुआ। दूरदर्शी अंग्रेज किसानों की मनोदशा को भांप गए और वे दादनी बढ़ाने लगे तथा पंचकठिया को 3 कठिया प्रथा में बदल दिया। इससे किसानों को थोड़ी राहत मिली, जिससे विरोध का स्वर तो थोड़ा धीमा हुआ, किंतु भीतर भीतर आग सुलगती रही। एक तरफ किसान दादनी की मकड़जाल से निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज नील की खेती को असरदार बनाने के लिए जाल बिछा रहे थे, जिस जाल में आ फंसा बेतिया का वैभवशाली राज सत्ता। कर्ज में डूबे बेतिया राज के राजा राजेंद्र किशोर ने सन 1888 में ब्रिटिश हुकूमत से 95 लाख रुपए का ऋण ले लिया और इसके बदले में राज 5.5 लाख रुपए सालाना के लगान पर 14 अंग्रेज कोठियों के हाथों मुकर्ररी बंदोबस्त हो गया। इससे इन कोठियों की स्थिति मजबूत हो गई और अपने बंदोबस्त गांव से लगान वसूल कर बेतिया राज को देने के बहाने गोरे नील की चाबुक लेकर किसानों की जमीन पर उतर गए तथा ये जिरात एवं असामीवार दोनों तरीके से यहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करने लगे। इन कोठियों के द्वारा अपने जिरात में रैयतों से जबरन काम कराया जाता। उनके हल बैल अपनी खेती के लिए उठा लिए जाते। बदले में न तो उन्हें उचित मुआवजा मिलता, न मजदूरी। विरोध करने वालों के साथ तरह तरह का अमानुषिक व्यवहार किया जाता। दूसरी तरफ रेहन, पट्टा, दादनी से जो किसान इन कोठियों के चंगुल में फंसते, उनकी सबसे अच्छी जमीन पर नील की खेती करवाई जाती। विरोध करने पर उन्हें तरह तरह का दारुण दुख दिया जाता। उनका घर तोड़ दिया जाता, फसल उजाड़ दिए जाते, नाई ब्राह्मण रोक दिए जाते, कुएं से पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती, बहु बेटियों के साथ दुराचार किया जाता और झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता।
नील की खेती के लिए जलालत भरी जिंदगी जी रहे किसान इन कोठियों के इस कदर गुलाम थे कि इन्हें अपनी कमाई तो क्या, अपनी खेती बाड़ी बेचकर भी अपना कर चुकाना पड़ता था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो अत्याचार अनाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, जिसके कारण यहाँ के किसान जागरूक हो गए और इसको दबाने के लिए किसानों पर अंग्रेज तरह तरह की टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनकी खेती पर, उनके घर रहन सहन पर, उनके शादी ब्याह पर, उनके मरने पर, उनके गाड़ी खरीदने पर सलामी, पैन खर्चा, बैट माफी, बांध बेहरी, मढ़वच, बपही, पुतही, बिचहा, सगौड़ा, बटछापी, दवाती, रसदावन, फरकावन, चुल्हियावन, कुल्हवावन, धवही, घुड़ही, हथियही, अमही, कटहरी, फगुवही, दशहरी, दीवान भेटी, हरजा, तावन, हुंडा तथा शहरवेशी जैसे 2500 तरह के कर इन कोठियों के नीलवरों के असन व्यसन से लेकर शान शौकत के लिए देना पड़ता था। नील की दुष्कर खेती के कारण अपनी खेती किसानी के लिए लोगों को समय नहीं मिलता, जिससे लोग दरिद्रता के दलदल में समाते चले जा रहे थे। इससे 70% आबादी को 2 जून की रोटी भी दुर्लभ हो गई थी। ऐसे में दस्तूरी नहीं देने वाले किसानों की कोड़ों से पिटाई, घोड़े में बांधकर घसीटना, जो कहां पोखरा में डाल देना जैसी यातनाएं दी जाती थी। इस प्राणांतक यातना से कराह रही चंपारण की 19 लाख जनता इससे निकलने के लिए तड़प रही थी, किंतु वे भय एवं नेतृत्व के अभाव के कारण विवश थी। ऐसे में जान की बाजी लगाकर चंपारण के कुछ किसानों ने इस कोठियों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज बुलंद किया, जिसमें पश्चिम में पंडित राजकुमार शुक्ल, पूरब में बाबू जयमंगल सिंह एवं दक्षिण में बाबू लोमराज सिंह उस विद्रोह के अगुआ बने। इन विद्रोहियों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेज नीलवरों ने दमनकारी नीति अख्तियार किया। इनकी घरें उजाड़ दी गई, फसलें बर्बाद कर दी गई, रास्ते दरवाजे तोड़ दिए गए, किंतु इन अत्याचारों से इन विद्रोहियों ने हार नहीं मानी, बल्कि इनके इरादे और फौलादी हो गए। चंपारण को नीलहे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का इन लोगों ने व्रत ले लिया। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने उनके बीच में नेतृत्व की आवश्यकता हुई, तो बेतिया के राजकुमार शुक्ल ने किसानों के बीच में आकर के बड़ी निडरता के साथ अपनी नेतृत्व किए, जिसमें वहाँ के संत राउत ने काफी सहयोग किया। और उस व्रत के होम यज्ञ में साकल्य बनने के लिए शेख गुलाम, शीतल राय, शेख राजबली, शेख मनव्वर, हाजी मोइनुद्दीन, जगनलाल, सरजुग तिवारी, विंध्याचल तिवारी, पीर मोहम्मद मुनीस, पशुपति लाल शाह, हरवंश सहाय एवं भागवत लाल शाह सरीखे लोग प्रस्तुत हुए। फलतः आंदोलन परवान चढ़ने लगा। साठी, परसा, बैरिया, मलदहिया आदि कोठियों के क्षेत्र में नील की खेती बंद करवा दिया गया और बाकी कोठियों के विरुद्ध किसानों को गोलबंद करने हेतु विद्रोही पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चंपारण के कोने कोने की खाक छानने लगे। इस क्रम में पंडित राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गोरख प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, गया प्रसाद, रामदयालु बाबू, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद एवं राजेंद्र प्रसाद से हुई। चंपारण के किसानों की दुर्दशा अखबारों में छपवाने की योजना बनी और पंडित राजकुमार शुक्ल कानपुर जाकर प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और दैनिक पत्र प्रताप के माध्यम से चंपारण के किसानों पर अत्याचार की कहानी राष्ट्रीय पटल पर आई। दूसरी तरफ 10 अप्रैल 1914 को बांकीपुर तथा
3 अप्रैल 1915 को छपरा में कांग्रेस सम्मेलन में शुक्ल जी ने लोगों को चंपारण में नीलहे अत्याचार से अवगत कराया। तदंतर 26 से 30 दिसंबर 1916 लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में शुक्ल जी को चंपारण के किसान समस्या पर प्रस्ताव पारित कराने में सफलता मिली और गांधी जी के चंपारण आने का आधार स्तंभ तैयार हुआ। और कानपुर अधिवेशन में गांधी जी ने अपने चंपारण आने के संदर्भ में शुक्ल जी को आश्वस्त किया। तदंतर 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता में शुक्ल जी गांधी जी से मिले और 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए हमसफर हुए। पटना से मोतिहारी पहुंचने के क्रम में चंपारण डिवीजन के कमिश्नर LF मॉशेंड तथा बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री JF विल्सन ने गांधी जी को यहां आने से रोका, लेकिन गांधी जी ने उनकी एक नहीं सुनी। मुजफ्फरपुर पड़ाव के बाद 15 अप्रैल 1917 को 3 बजे गांधी जी का मोतिहारी स्टेशन पर पदार्पण हुआ। यहां भीड़ ने भारी जयघोष के साथ गांधी जी का स्वागत किया और शुक्ल जी के साथ महात्मा गांधी अपने ठहराव स्थल की ओर निकल गए। अपने चंपारण प्रवास का स्थायी ठिकाना गोरख बाबू के मकान पर पधारकर गांधी जी ने सबसे पहले भाई मंगनलाल गांधी एवं मुंहबोली बहन एंथर फॉरिंग को पत्र लिखा। गोरख बाबू के इस मकान पर स्वयं के दर्शनार्थ उमड़ी हजारों की भीड़ देखकर अभिभूत गांधी जी भीड़ के चेहरे पर लिखी चंपारण की बदहाली एवं दुर्दशा अभी पढ़ ही रहे थे कि अचानक सूचना मिली। अंग्रेजों ने जसौली पट्टी के किसान बाबू लोमराज सिंह पर कहर बरपाया है। गांधी जी व्यग्र हो उठे, किंतु देर शाम होने के कारण कल सुबह वहां जाने का निर्णय हुआ। 16 अप्रैल को सुबह गांधी जी बाबू धरणीधर तथा बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ हाथी पर सवार होकर जसौली पट्टी चले। अभी महज 9 किलोमीटर की ही यात्रा पूरी हुई थी कि चंडरहिया में एक दारोगा ने कलेक्टर के बुलावे का फरमान सुनाकर गांधी जी को रोक लिया और गांधी जी दारोगा के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर मोतिहारी के लिए लौट गए। रास्ते में मोतिहारी के तत्कालीन डीएसपी ने गांधी जी को अपने टमटम में बिठाया और जिला मजिस्ट्रेट WB हैंकॉक का गांधी के चंपारण में उपस्थिति से अशांति की आशंका से अपराध संहिता की धारा 144 के तहत चंपारण छोड़ने का आदेश पत्र पकड़ा दिया। अपने ठहराव स्थल गोरख बाबू के मकान पर लौटकर गांधी जी ने जिला मजिस्ट्रेट को जवाब लिखा। कमिश्नर ने यह गलत समझ लिया है कि मेरा मंशा अशांति फैलाना है। मैं तो केवल चंपारण के किसानों का हाल जानने समझने आया हूं। यह कार्य करना अगर अपराध है तो इसके लिए मैं सजा भुगतने को तैयार होकर आदेश की अवज्ञा करता हूं। मजिस्ट्रेट को पत्र लिखने के साथ ही गांधी जी ने अन्य कईयों को भी इस आशय का पत्र लिखा, जिसमें एक पत्र ब्रिटिश वायसराय को लिखकर अपने केसरे हिंद उपाधि को लौटाने की बात कही, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन जनसेवा का अभिप्राय अगर अपराध समझ रहा है तो यह अपराध गांधी को करना है। साथ ही आरोपित गांधी ने अपने कई सहयोगियों को पत्र लिखकर अपनी गिरफ्तारी की आशंका और वैसी परिस्थितियों में इस कार्य को आगे बढ़ाने के संकल्प पर भरोसा मांगा। फिर कल के इंतजार में रात बिस्तर पर करवटें बदलते बीती। 17 अप्रैल का सूरज मनहूस चेहरा लेकर आया। दोपहर तक चहुओर सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर तक किसी भी तरह की प्रशासनिक हलचल नहीं देख गांधी जी ने सन्नाटे को तोड़ा
और कल से अपने जांच कार्य को जारी रखने की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर दी। तब जिला मजिस्ट्रेट के हवाले से गांधी जी को ज्ञात हुआ कि धारा 144 के उल्लंघन के जुर्म में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, इसलिए वे जिला छोड़कर कहीं नहीं जाएं। गांधी जी ने इसका जवाब मजिस्ट्रेट को वापस भेजा ही था कि 18 अप्रैल को 12:30 बजे एसडीओ कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म आया और गांधी जी पर मुकदमे की खबर पूरे चंपारण में आग की तरह फैल गई। 18 अप्रैल को सुबह से ही मोतिहारी में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। 12:30 बजे कोर्ट में गांधी जी की उपस्थिति के समय भीड़ ने संयम खो दिया। कचहरी के दरवाजे शीशे टूट गए। मजिस्ट्रेट ने भय एवं घबराहट में दोपहर तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दिया। दोबारा जब फिर सुनवाई हुई तो गांधी जी ने अपनी वकालत खुद किया। मजिस्ट्रेट ने 2 जमानतदार और 100 रुपए के मुचलके पर गांधी जी को छोड़ने की बात कही तो गांधी ने कहा कि न तो चंपारण में उनका कोई परिचित है, न ही उनके पास इतने रुपए हैं, कोर्ट चाहे तो उन्हें जेल भेज दे। विचारण के बाद 21 अप्रैल को सजा सुनाए जाने की बात कहकर गांधी जी को तत्काल छोड़ दिया गया। उसी बीच गांधी जी पर मुकदमे की खबर सुनकर पटना, मुजफ्फरपुर व छपरा से कई विशिष्ट लोग चंपारण के लिए चल दिए थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, बाबू शंभू शरण, बाबू धरणीधर, मिस्टर पोलक, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह प्रमुख थे। इसी दिन CF एंड्रयूज भी मोतिहारी आए। भीड़ के कारण गोरख प्रसाद के मकान से लोग भगवान लाल शाह तथा रामदयाल प्रसाद शाह के मकान पर स्थानांतरित हुए। 19 अप्रैल को किसी भी तरह की प्रशासनिक हलचल नहीं देख गांधी जी ने किसानों के बयान दर्ज कराने के कार्य को आरंभ करवा दिया। फिर 20 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी के जांच कार्य में सहयोग के साथ उनके ऊपर से मुकदमा वापस लिए जाने की सूचना दी। यह खबर अखबार में छपी तब बयान दर्ज कराने वाले किसानों और रैयतों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। मोतिहारी में बयान लिखाने का कार्य बाहर से आए सहयोगियों के जिम्मे छोड़कर गांधी जी पंडित राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं रामनवमी प्रसाद के साथ 22 अप्रैल को बेतिया निकल गए और चंपारण के पश्चिमी इलाके का भ्रमण करते हुए 27 अप्रैल को शुक्ला जी के गांव मुरली भरहरवा पहुंचे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे जांच कार्य में चंपारण के 2841 गांवों में से करीब 850 प्रभावित गांवों को सम्मिलित किया गया। इन गांवों से लगभग 5000 किसानों व रैयतों के पूर्ण तथा 8000 लोगों का संक्षिप्त बयान व गवाहियां दर्ज की गई। उक्त बयान लिखने का कार्य 9 जून 1917 तक बेतिया में तथा 13 जून 1917 तक मोतिहारी में किया गया। तदुपरांत बिहार सरकार के द्वारा गठित जांच समिति ने 17 जुलाई 1917 से 14 अगस्त 1917 तक जांच कार्य किया। सरकार के द्वारा गठित उक्त जांच समिति में गांधी जी इस शर्त पर शामिल हुए कि उनके द्वारा कराए गए जांच के दौरान दर्ज बयान व गवाहियां बिना काट छांट के मूल रूप में सरकारी जांच प्रतिवेदन में सम्मिलित की जाएगी और इसी के अनुसार 3 अक्टूबर 1917 को समिति के सदस्यों ने जांच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को जांच प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया गया, जिसके आलोक में बिहार सरकार ने 19 अक्टूबर 1917 को जांच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य प्रकाशन की अनुमति दे दी और गांधी जी मन में जीत का विश्वास लिए अपने आश्रम साबरमती चले गए। इधर जांच से बौखलाए नीलहे किसानों
और रैयतों को दबाने तथा सरकार को बरगलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। जांच समिति का रिपोर्ट अपने पक्ष में कराने के लिए अखबारों के माध्यम से अफवाह फैला रहे थे, तो दूसरी ओर तरह तरह के मुकदमे किसानों पर चला रहे थे। जबकि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चंपारण की जो तस्वीर देखी थी, उससे उन्हें यह लग रहा था कि नील वरों से यहाँ के किसानों को मुक्त करा देने मात्र से ही किसानों की दुर्दशा नहीं बदलेगी, बल्कि शोषित पीड़ित जनता का भाग्य बदलने के लिए उनको शिक्षित व स्वच्छ बनाना भी जरूरी है। गांधी जी ने यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आप जानते हैं कि 1917 का चंपारण काफी पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा पर उस रूप में ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से, दुनिया की मुख्य धारा से कटे हुए थे। अतः 8 नवंबर 1917 को गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ पुनः चंपारण आए और बड़हरवा लखन सेन में शिव गुलाब लाल के मकान में 13 नवंबर 1917 को प्रथम बुनियादी विद्यालय की स्थापना किया। इस विद्यालय में बतौर शिक्षक बबन गोखले, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अवंतिका गोखले तथा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी 40 बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर चंपारण के सुदूरवर्ती पश्चिमी इलाके में पंडित राजकुमार शुक्ल के सहयोग से 20 नवंबर 1917 को श्री रामपुर भितिहरवा में दूसरे बुनियादी विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ सदाशिव लक्ष्मण सोमानी, बालकृष्ण योगेश्वर पुरोहित तथा गांधी जी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी अध्यापन कार्य में जुटे तथा 17 जनवरी 1918 मधुबन के घनश्याम दास जी के मकान में तीसरा बुनियादी विद्यालय आरंभ हुआ। यहाँ नरहरि द्वारका दास पारिख, मणिबाई पारिख और महादेव हरिभाई देसाई ने शिक्षण कार्य को संभाला। इन सभी शिक्षकों ने बच्चों के अध्यापन के साथ साथ युवा, बुजुर्ग व महिलाओं को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। गंदगी को अभिशाप बताते हुए इसे समाप्त करने का अभियान चलाया। स्वच्छता से सत्याग्रह बापूजी के कर कमलों के द्वारा जो है सामुदायिक स्वच्छता पे जोर दिया गया था, उसकी शुरुआत हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वी चंपारण ने एक अपना अनोखा पैगाम दिया है। यहाँ पे जो है सत्याग्रह करना है, लेकिन स्वच्छता को विशेष तरीके से जो है हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ये संदेश यहाँ पे बापूजी ने दिया है। फलतः चंपारण स्वच्छ शिक्षित होने की राह पर चलकर आज अपने शैक्षणिक उन्नयन का बिंब महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में साकार कर रहा है। इसी बीच मिस्टर मॉड ने 29 नवंबर 1917 को व्यवस्थापिका सभा में चंपारण एग्रेरियन बिल पेश किया, किंतु नीलवरों के वकील पी कैनेडी तथा जेवी जेम्सन के विरोध के कारण उक्त बिल को एक विशेष कमेटी को विचारार्थ सौंप दिया गया। विशेष कमेटी ने कतिपय संशोधनों के साथ 20 फरवरी 1918 को बिल सदन में पेश किया तथा सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ और 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रेरियन बिल पास हो गया। 5 मार्च 1918 का सूरज चंपारण के किसानों व रैयतों के भाग्य का नया सवेरा लेकर आया। पूरे चंपारण में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि शहर वेशी में राहत तावन की वापसी होगी। हुंडा, सट्टा, पट्टा अब किसानों की मर्जी के बगैर नहीं किया जाएगा। किसान अपनी जमीन पर अपनी मर्जी से खेती करेंगे। अपनी मर्जी से अपनी फसल बेचने का अधिकार पाकर किसान खुशी से झूम उठे। चारों तरफ महात्मा गांधी की जय जयकार होने लगी। सत्याग्रह आंदोलन का नायक
चंपारण की 19 लाख जनता का मसीहा बन गया। चंपारण सत्याग्रह में मिली कामयाबी से महात्मा गांधी को बड़ा संबल मिला और उन्होंने सत्याग्रह के मंत्र को चंपारण की मिट्टी से ही स्वराज की लड़ाई का शस्त्र बना दिया। गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह की लड़ाई स्वराज की लड़ाई में परिवर्तित हो गई। हर टोले कस्बे से स्वतंत्रता सेनानी उठ खड़े हुए। फलतः यहां स्वतंत्रता सेनानियों की फौज खड़ी हो गई। हजारों के संघर्ष एवं कईयों की बलिदान के बाद भारत के साथ चंपारण ने भी 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाया। चंपारण वाले महात्मा गांधी अब देश में नहीं रहे, लेकिन देश के गांधी की आत्मा आज भी चंपारण में जिंदा है। गांधी की स्मृतियां अब भी चंपारण के चप्पे चप्पे में विद्यमान है। संभव है कालक्रम में गांधी की निशानियां भी मिट जाए, लेकिन गांधी की प्रासंगिकता चंपारण के साथ साथ देश और पूरी दुनिया में सदा बनी रहेगी और लोगों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। बापू का यह महातीर्थ, बापू धाम, मोतिहारी।